आज के चैप्टर में हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार का अध्ययन करेंगे। स्वागत है एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का। इसके हम अंतर्गत हर एक फैक्ट को कवर करते हुए चलेंगे। इसमें हम प्रायद्वीपीय भारत का पूरा चैप्टर को एंड करते हुए उन कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे कि प्रायद्वीपीय होता क्या है। तो महाद्वीप का वह हिस्सा जो तीन तरफ से महासागरों से घिरा है। महाद्वीप का वह हिस्सा जो तीन तरफ से महासागरों से घिरा हुआ। कहने का अर्थ यह है कि एक तरफ तो भूमि है, लेकिन उस भूमि की तीनों ओर से समुद्र या जल से घिरा हुआ क्षेत्र प्रायद्वीप कहा जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो भूभाग के ऐसे क्षेत्र जो प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो महाद्वीप का वह हिस्सा जो तीन तरफ से महासागरों से घिरा है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप जो कि भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर एवं पश्चिम में अरब सागर है। हमारे भारत के पूरब में तो बंगाल की खाड़ी है, लेकिन दक्षिण में सबसे नीचा स्थान दक्षिण में हिंद महासागर है और वहीं पश्चिम की बात करें तो अरब सागर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का पठारी होने के कारण हमारा भारत जो है प्रायद्वीपीय भारत का पठारी होने के कारण इसे हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत पर पर्वत की तरह ऊंची ऊंची चोटी नहीं है, किंतु यहाँ चट्टानों का समतल उठा हुआ भाग है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार अफ्रीका से टूट करके उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ है और इसके उत्तर पूर्व में प्रवाहित होने के कारण ही प्रायद्वीपीय भारत का पठारी भाग अफ्रीका से टूटकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ है और इसके उत्तर पूर्व में प्रवाहित होने के कारण ही टेथिस सागर में जमे मलबों पर दबाव पड़ने लगा और जब दबाव पड़ा तो हिमालय पर्वत पर मूंछदार पर्वतों का निर्माण हुआ। तो प्रायद्वीपीय भारत अभी भी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहमान है, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार विवर्तनिक रूप से स्थिर है, जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत में सामान्यतः भूकंप नहीं आते। पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल को ही हम विवर्तनिक कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम सिरे पर अरावली पहाड़ियां हैं तथा इसके उत्तर पूर्वी सिरे पर राजमहल की पहाड़ियां स्थित हैं। प्रायद्वीपीय भारत पठार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। प्रायद्वीपीय पठार मेघालय पठार के अंतर्गत मेघालय में शिलोंग पठार भी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है। शिलोंग पठार राजमहल पहाड़ियों का ही पूर्व दिशा की ओर विस्तृत है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की तरफ है, अर्थात गंगा घाटी की तरफ है। यही कारण है कि चंबल, बेतवा, सोन नदियाँ उत्तर पूर्व की दिशा में प्रवाहित होते हुए गंगा और यमुना नदी में मिल जाती हैं। चंबल और बेतवा नदी इटावा के पास यमुना नदी में अपना जल
मिला देती हैं। सोन नदी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इलाहाबाद में यमुना नदी जो है इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा नदी मिलती है। सतपुड़ा के दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की पठार का ढाल पूर्व की तरफ हो जाता है और यही कारण है कि महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियाँ पूर्व की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराते हैं। सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी है तथा दक्षिण में ताप्ती नदी की भ्रंश घाटी है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के पश्चिमी सिरे पर दो भ्रंश स्थित हैं। इसमें से एक भ्रंश सतपुड़ा है तथा उत्तर में तथा दूसरा भ्रंश सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है। नोट है कि नीचे धंसे हुए अवतलित क्षेत्र को हम भ्रंश कहते हैं। सतपुड़ा के उत्तरी भ्रंश नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, इसीलिए इसे हम नर्मदा घाटी कहते हैं। सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है, इसलिए इसे हम तापी या फिर ताप्ती भ्रंश घाटी कहते हैं। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटियों का ढाल पश्चिम की तरफ है। यही कारण है कि नर्मदा और तापी नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत के समान ढाल इनके विपरीत पश्चिम में प्रवाहित होती हैं। नर्मदा और तापी नदियाँ अपना जल जो कि खंभात की खाड़ी में अर्थात अरब सागर में गिराती हैं। ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर पश्चिमी तट के साथ केरल के कार्डमम पहाड़ी तक पश्चिमी घाट का विस्तार है, जबकि पूर्वी तट के साथ साथ पूर्वी घाट पर्वत का विस्तृत है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियाँ दक्षिण भारत में आपस में मिल जाती हैं। जब ये आपस में मिलती हैं तो इनके मिलन बिंदु को हम एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है और इसी ही पर्वतीय गांठ को नीलगिरी पर्वत कहते हैं। पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वत के दक्षिण तक व्याप्त है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में दक्षिण पश्चिम को पर्वत की अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण में पश्चिमी घाट पर्वत की अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डमम के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार की सबसे दक्षिणी पहाड़ी जो कि कार्डमम पहाड़ी है, इसके बाद इलायची पहाड़ी है। नीलगिरी पर्वत का विस्तार 3 राज्यों में है। एक तो तमिलनाडु राज्य में है, केरल में है और कर्नाटक में है। 3 राज्यों में मुख्यतः विस्तृत है। ये है डेजर्ट, थार का डेजर्ट जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं। ये हमारा अरावली है। यहाँ से लेकर के ये गुजरात वाला क्षेत्र है, इसे हम रण ऑफ कच्छ कहते हैं। ये हमारा मध्य प्रदेश में 2 सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है। एक तो ये है विंध्याचल पर्वत, दूसरा है सतपुड़ा पर्वत। ये हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके बाद दक्कन प्लेट है, यहाँ पर ये महाराष्ट्र क्षेत्र में है। छोटा नागपुर ये झारखंड में है। वेस्टर्न ये हमारा पश्चिमी घाट पर्वत है और ये हमारा ईस्टर्न घाट पर्वत जिसे हम पूर्वी घाट पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है दक्कन ट्रेप कहलाते हैं। ये हमारा लक्षद्वीप है। कार्डमम हिल्स जो कि है यहाँ पर नीलगिरी पर्वत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर विस्तृत है और नीचे आते हैं तो ये हमारा ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो कि श्रीलंका है। ये हमारा पूरा का क्षेत्र यहाँ से लेकर के
इस इलाके तक पूरा का पूरा क्षेत्र जो कि लद्दाख क्षेत्र में था। इसके बाद जम्मू कश्मीर में आ जाते हैं, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आ जाता है, फिर उत्तराखंड, फिर ऐसे करके बहुत सारे राज्य आ जाते हैं। लेकिन हम राज्यों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम तो प्रायद्वीपीय भारत की चर्चा कर रहे हैं। इस पूर्वी इलाके में ही सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अरावली को हम विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे कि अरावली का विस्तार कहाँ पर स्थित है। तो प्रायद्वीपीय भारत जो कि भारत के पठार के उत्तर पश्चिम में सिरे यह अरावली पर्वत का विस्तार किया गया है। अरावली पर्वत का विस्तार यह गुजरात की पालपुर क्षेत्र से लेकर के उत्तर पूर्व तक दिल्ली के मजनूटी के पास तक विस्तृत है। ये अरावली जो है गुजरात की पालपुर से लेकर के यहाँ से इनका उद्गम क्षेत्र है और ये दिल्ली के मजनूटी के आसपास तक विस्तृत। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर है। अरावली पर्वत का अधिकतम लंबाई जो कि राजस्थान क्षेत्र में है, क्योंकि राजस्थान का इस इलाके से जो पर्वत क्रॉस कर रहा है वहाँ पर राजस्थान का क्षेत्र काफ़ी बड़ा क्षेत्र, इसलिए हम राजस्थान के लंबाई अधिकतम मानते हैं। अरावली पर्वत का दक्षिणी भाग जिसे जरगा पहाड़ी के नाम से जानता है। तो यहाँ पर एक ऐसा फैक्ट बनता है कि राजस्थान में जो अरावली पर्वत गुजर रही है तो उस पर्वत में एक पहाड़िया है, और कौन सी पहाड़ी है, दक्षिण क्षेत्र में है, इसे हम जरगा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। दिल्ली के पास अरावली पर्वत को दिल्ली रेंज के नाम से जाना जाता है और अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो कि गुरु शिखर कहा जाता है, यह राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित है, इसी के समीप स्थित है। यहाँ पर जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो कि दिलवाड़ा प्रसिद्ध है माउंट आबू पर। अरावली पर्वत जो कि विश्व का सबसे प्राचीन और बलित पर्वत कहलाता है। यह बनास नदी अरावली को पश्चिम से पूर्व दिशा में पार करती है और चंबल नदी में मिल जाती है। अब आ जाते हैं मालवा क्षेत्र में। हमारे पीएससी की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश की धरोहर है। इससे यहाँ की जलवायु बहुत ही शीतोष्ण उष्ण यानी बहुत ही लाभदायक जलवायु है। मालवा की बात करें तो ये मालवा पठार अरावली पर्वत के दक्षिण तथा विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित है। अरावली के दक्षिण में तथा विंध्य के उत्तर में स्थित है, अर्थात मालवा का पठार अरावली एवं विंध्य पर्वत के बीच विस्तृत है। मालवा का पठार ढाल उत्तर की तरफ है और यही कारण है कि चंबल है, बेतवा और काली सिंध नदियाँ जैसे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हैं। मालवा का पठार निर्माण में ज्वालामुखी से निकलने लावा से हुआ है, जिसके कारण मालवा पठार पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। मालवा पठार मुख्य रूप से चंबल नदी, बेतवा नदी और काली सिंध नदी निकलती है। चंबल तथा उसकी सहायक नदियों की ने मालवा पठार को अपरदित कर दिया, जिसके कारण यहाँ घाटी नुमा आकृति पाई जाती है। चंबल तथा उसकी सहायक नदियों ने मालवा पठार को अपरदित करके बीहड़ खड्ड में परिवर्तित कर दिया और ऐसे अपर्दन को ही हम अमनालिका अपर्दन या खड्ड अपर्दन या फिर नाली अपर्दन कहते हैं। तो अपर्दन का बहुत सारा नाम है। अपर्दन को हम अवनालिका अपर्दन कहते हैं, खड्ड अपर्दन कहते हैं या फिर नाली अपर्दन कहते हैं। ये सारे नाम अपर्दन से संबंधित है। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कितने चैप्टर आते हैं? तो यहाँ पर
एक तो अरावली पर्वत है, इसको हम पढ़ चुके हैं। विंध्य पर्वत है, फिर छोटा नागपुर है, पश्चिमी पूर्वी घाट है, दक्कन का ट्रेप है, कार्डमम है, मालवा का पठार, सतपुड़ा पहाड़ी है, पश्चिमी घाट पर्वत है, नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी के बाद अन्नामलाई पहाड़ी स्थित है। ये सभी टॉपिक यहाँ पर विस्तृत हैं। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार ये झारखंड पश्चिम बंगाल राज्य में विस्तृत है। छोटा नागपुर पठार से दो प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, एक तो दामोदर नदी घाटी है, दूसरा स्वर्ण रेखा नदी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच अपने भ्रंश घाटी में पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में विभाजित करती है, एक तो हजारीबाग है, दूसरा है रांची का पठार है। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग स्थित है तथा दामोदर नदी के दक्षिण में रांची का पठार है। और रांची का पठार भारत में संप्राय मैदान का उदाहरण बन जाता है। संप्राय मैदान क्या होते हैं कि पठार का एक ऐसा मैदान जहाँ पर चट्टानी टीले अथवा शिखर नहीं पाए जाते हैं, उसे हम संप्राय मैदान कहा जाता है। भारत में 3 नदियाँ अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, एक तो नर्मदा नदी है, दूसरा है ताप्ती नदी है, तीसरा है दामोदर नदी घाटी है। स्वर्ण रेखा नदी तट पर झारखंड राज्य की रांची स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके बाद छोटा नागपुर का पठार जो कि भारत में खनिज संपन्नता की दृष्टि से सबसे समृद्ध पठार है। यहाँ पर लोहा, कोयला, यूरेनियम आदि खनिज पाए जाते हैं। यूरेनियम छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत जादूगोड़ा से प्राप्त होता है। खनिज संपन्नता की दृष्टि से समृद्ध होने के कारण छोटा नागपुर पठार को हम भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। रूर प्रदेश जो कि जर्मनी में है, जर्मनी में 2 नदियां रूर और राइन प्रवाहित हो रही हैं। इन नदियों के बीच का क्षेत्र को रूर प्रदेश कहते हैं और यहाँ पर खनिज संसाधनों का हम प्रचुर भंडार करते हैं। छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। राजमहल की पहाड़ी अवस्थित मुख्य रूप से झारखंड में स्थित है। मेघालय पठार एवं शिलोंग पठार। शिलोंग पठार एक स्वतंत्र पठार न होकर के यह प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। यह शिलोंग पठार की स्थिति हिमालय के समीप है, लेकिन वास्तव में यह राजमहल पहाड़ी का ही पूर्वी विस्तार है। जलोढ़ निक्षेप, जब नदियाँ पहाड़ी क्षेत्र में काटकर मैदानी क्षेत्र में अवसादों को पाट देती है तो इसे हम जल कहते हैं, जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। शिलोंग पठार के अंतर्गत 5 पहाड़ियाँ स्थित हैं। एक तो गारो है, खासी है, जयंतिया और मिकिर और रेंगमा है। शिलोंग पठार के अंतर्गत शामिल गारो, खासी और जयंतिया है, जैसे मेघालय राज्य में स्थित है। मिकिर और रेंगमा पहाड़ी शिलोंग पठार के अंतर्गत ही असम राज्य में स्थित है।
शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी जो की है ये नोकरेक पहाड़ी इसके अंतर्गत स्थित है। विंध्य पर्वत श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। विंध्य पर्वत क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश में है। विंध्य पर्वत को पूर्व में भांडेर पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा घाटी स्थित है। नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिणी सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिणी तापी भ्रंश घाटी स्थित है। इसके बाद ये है हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत जिसे हम ये ब्लॉक पर्वत के नाम से जानते हैं। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा घाटी है। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती नदी भ्रंश घाटी है। दो भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित पर्वत को हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। सतपुड़ा पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर 3 पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल पर्वत श्रेणी। राजपीपला सतपुड़ा पर्वत की सबसे पश्चिमी पहाड़ी है। महादेव सतपुड़ा पर्वत पर मध्य की पहाड़ी है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। मैकाल पहाड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में की सीमा बनाती है। अमरकंटक चोटी की समीप ही नर्मदा एवं सोन नदियाँ निकलती हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर अपने भ्रंश में प्रवाहित होती है और खंभात की खाड़ी में गिरती हैं और सोन नदी अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। पचमढ़ी हिल स्टेशन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। धूपगढ़ चोटी के पास स्थित है। सतपुड़ा पर्वत का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। दक्कन का पठार की अवस्थिति सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट श्रेणी, ये सब दक्कन पठार के अंतर्गत आते हैं। दक्कन पठार का मुख्य क्षेत्र जो कि दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बना हुआ है। मध्य में स्थित है। दक्कन पठार मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बना हुआ है। दक्कन पठार के अंतर्गत निम्नलिखित संरचनाओं का अध्ययन किया जाएगा। एक तरफ पहाड़ी की तरफ राज्य हैं। हरिश्चंद्र पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, ग्वालियर पहाड़ी, ये सभी पहाड़ी जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। दक्कन का पठार के अंतर्गत दंडकर्ण का पठार आते हैं। दंडकर्ण का पठार विस्तार मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ उड़ीसा में है। दंडकर्ण के पठार के अंतर्गत
बस्तर का पठार स्थित है। दंडकर्ण पठार के दक्षिण में स्थित है। भारत का एकमात्र जो कि भंडारण बस्तर पठार के अंतर्गत आते हैं। महानदी बेसिन, महानदी बेसिन महानदी बेसिन जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। दंडकर्ण पठार के उत्तर में तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य स्थित है। महानदी बेसिन का क्षेत्र जो कि धान उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। महानदी बेसिन का क्षेत्र जो कि धान उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा चंदौली जिले को भी कहते हैं। तो आज का वीडियो हम एंड करते हैं। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।